हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्कस। आपका सबका स्वागत है। ये हमारा लक्ष्मीकांत पॉलिटी सीरीज चल रहा है, जिसमें चैप्टर नंबर 1 हम कवर कर चुके हैं। 1 से 4 लेक्चर आ चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप लोगों ने यदि नहीं कवर किए हैं तो वो कवर कर लीजिए पहले। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, 7th एडिशन का। ठीक है। एंड ये लेक्चर यूपीएससी के अलावा स्टेट पीसीएस और बाकी एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। लेट अस स्टार्ट। तो ये जो टॉपिक है वो है हमारा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उससे पहले हम जान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश का सुप्रीम जो लॉ होता है, कानून होता है, वो होता है जिसके द्वारा वहाँ की गवर्नेंस सिस्टम है वो चलता है। कैसे वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम फंक्शन करता है, कैसे वहाँ का एग्जीक्यूटिव फंक्शन करता है, ये सब बातें हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री lays down the basic structure of the political system under which its people are to be governed। ये पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा जिससे लोगों को रूल किया जाएगा। इट इज सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेस द मेन ऑर्गन ऑफ स्टेट्स। स्टेट के 3 ऑर्गन हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इनको ये एस्टेब्लिश करता है। इनके बीच में पावर रिलेशन को बताता है। कहीं पे सेपरेशन ऑफ पावर हो सकता है, कहीं पे नहीं हो सकता है। इट डिफाइन देयर पावर, डिमार्केट देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड देयर रेगुलेट द रिलेशनशिप विद ईच अदर। तो लेजिस्लेटिव का एग्जीक्यूटिव के साथ रिलेशनशिप बताता है, एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी के साथ, और जुडिशरी का लेजिस्लेटिव के साथ रिलेशनशिप बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। और इन सब का पीपल के साथ क्या रिलेशन है, लोगों के साथ क्या रिलेशन है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में बताया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन आर एग्जाम्पल ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वेर एज जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है वो इवोल्व हुआ है, तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूके का। ठीक। अब पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज मेड बाय। ये जो प्रपोजल है वो किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था 1942 में। ठीक है। दूसरा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर, कौन से एक्ट के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था, किसके अंदर एस्टेब्लिश किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो बनाई गई थी भारत की संविधान सभा, जिसने संविधान निर्माण किया, वो एस्टेब्लिश की गई थी कैबिनेट मिशन के अंदर। कैबिनेट मिशन 1946 के अंदर उसको एस्टेब्लिश किया गया था। अब बात करते हैं हम डिमांड फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, उसकी डिमांड किसने की थी? 1934 में पहली बार ये डिमांड की जाती है अमन रॉय के द्वारा। तो अमन रॉय एक रेडिकलिस्ट थे, कम्युनिस्ट, रेडिकल कम्युनिस्ट थे, ये एक लीडर थे इंडियन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के। तो ही वॉज पाइनियर ऑफ द कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया एंड एडवोकेट ऑफ रेडिकल डेमोक्रेटिज्म। ठीक है। तो उन्होंने पहली बार इसकी मांग की थी। फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए कि उनको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दी जाए ताकि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकें। ठीक है। उससे पहले मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आई थी, वो भी थोड़ा थोड़ा बात करती है इसके लिए। फिर 1940 में क्या है, अगस्त ऑफर आता है। वो कहता है कि आफ्टर दी सेकेंड वर्ल्ड वार, जो कि 1939 में शुरू हो गया था, तो उसमें इंडियंस का, ब्रिटिश क्या चाहते थे, कोऑपरेशन चाहते थे, इसलिए क्या है वो लोग कुछ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिक्लेयर करते हैं कि अगस्त ऑफर में कि वो बनाई जाएगी वार के बाद में। ठीक है। तो परंतु इंडियन लीडर क्या, भारतीय लीडर है, वो डिमांड कर रहे थे कि पहले ही बनाई जाए। सम फॉर्म ऑफ पावर शुड बी ट्रांसफर्ड बिफोर द वॉर, सो आफ्टर द वार ए रिप्रेजेंटेटिव इंडियन बॉडी वुड बी सेटअप। ये बोला गया अगस्त ऑफर में, परंतु इंडियंस लीडर नहीं माने। भारत कांग्रेस वगैरह ने ये डिमांड खारिज कर दी थी, इसकी अगस्त ऑफर को खारिज कर दिया जाता है। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन क्या बोलता है,
इसकी डिमांड को बोलता है फिर से, ठीक है। 19 उससे पहले क्या है, 1938 में जवाहरलाल नेहरू हैं, उनके अध्यक्षता में कांग्रेस क्या बोलती है, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के बिहाफ पे कहते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी। तो ये जवाहरलाल नेहरू 1938 में मांग करते हैं कि भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो जिस जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, और वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो वो अडल्ट फ्रेंचाइजी पे बेस्ड हो, ठीक है। तो ये डिमांड करते हैं 1938 में जवाहरलाल नेहरू। फिर 1940 में अगस्त ऑफर आता है, फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन प्रोवाइडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए प्रोवाइड करता है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस पे बेस्ड था, 1946 के कैबिनेट मिशन पे बेस्ड था, ठीक है। पीछे वाला क्वेश्चन भी हमारा इससे क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट इज हु गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किसके द्वारा दिया गया था, स्वराज पार्टी के द्वारा दिया गया था। इन ऑप्शंस में हम देखें तो वो स्वराज पार्टी सही है, ठीक है। तो इसका आंसर ए फॉर आगरा है। वैसे किसके द्वारा दिया गया था, अमन रॉय के द्वारा, ठीक। कंपोजिशन अब हम बात करेंगे, कंपोजिशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी भारत की संविधान सभा, उसकी क्या कंपोजिशन रही थी। तो उसकी कंपोजिशन के बारे में बात करें तो वो बोला गया था 1946 में उसको बनाया गया था, कैबिनेट मिशन के प्रपोजल पे बनाया गया था, ठीक है। तो 1946 में बनाया गया था, तब क्या है भारत और पाकिस्तान एक हुआ करते थे। फिर 1947 में घोषणा कर दी जाती है कि भारत और पाकिस्तान अलग अलग होंगे और भारत और पाकिस्तान के लिए अलग अलग क्या है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी। तो जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो इससे विड्रॉ कर लेते हैं पाकिस्तान वाले, ठीक है। सारे मेंबर नहीं करते हैं मुस्लिम लीग के, उन एरियाज के मुस्लिम लीग के मेंबर विड्रॉ कर लेते हैं इससे, जो कि पाकिस्तान से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कैबिनेट मिशन के अंदर बनाई गई थी, उसने प्रपोज किया था कितने मेंबर होंगे, 389 मेंबर होंगे, ठीक है। और एक मेंबर है वो 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो 1 सीट टू 10 लाख लोगों के लिए एक सीट होगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है। तो टोटल स्ट्रेंथ 379 रखी गई, 389 रखी गई, 389 रखी गई, एंड जिसमें से क्या है 296 ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और 93 थे वो प्रिंसली स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। प्रिंसली स्टेट्स यानी कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे उस समय इंडिपेंडेंट, उनको रिप्रेजेंट करेंगे 93, ठीक है। सीट्स उनके लिए रिजर्व रखी गई, 296 ब्रिटिश इंडिया के लिए, यानी कि जो ब्रिटिश प्रोविनेंस थी, जैसे कि मद्रास था, बॉम्बे था, कलकत्ता था, यूनाइटेड प्रोविनेंस था, उनके लिए क्या है 296 रखी गई। उसके अलावा 4 सीट हैं वो चीफ कमिश्नर प्रोविनेंस के लिए रखी गई। फॉर एग्जांपल अभी आज का यूनियन टेरिटरी है, उसी तरह से चीफ कमिश्नर का प्रोविनेंस हुआ करता था, उसके लिए कितनी सीट रखी गई, 4 सीट रखी गई। तो टोटल कितनी थी, 389 सीट्स, ठीक है। तो ये जो सीट्स थी उनको कम्युनिटी के आधार पर 3 कम्युनिटी में डिवाइड किया गया। मुस्लिम्स के लिए सीट्स दिया गया, सिख्स के लिए दिया गया, और तीसरा जनरल कैटेगरी, 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया, मुस्लिम्स, सिख्स एंड जनरल, ठीक है। जनरल में हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन ये सब इंक्लूड होगा, पारसी वगैरह, ठीक है। तो 3 कैटेगरी में इसको कैटेगरी वाइज में 3 में डिपेंड किया गया। टोटल 389, एक बंदा रिप्रेजेंट करेगा 10 लाख पॉपुलेशन को। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कम्युनिटी वर इलेक्टेड बाय द कम्युनिटी, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट की तरह है, वो कम्युनल इलेक्टोरेट पे बेस्ड था, ठीक है। उनको उनके ही कम्युनिटी के लोगों के द्वारा इलेक्ट किया गया था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली न कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारी जो पार्टी इलेक्टेड और पार्टी नॉमिनेटेड बॉडी थी, ठीक है। पार्टी इलेक्टेड कैसे थी, क्योंकि जो ब्रिटिश इंडिया के नुमाइंदे थे उनको क्या है, ब्रिटिश इंडिया के जो नुमाइंदे थे उनको प्रोविंशियल असेंबलीज के द्वारा इलेक्ट किया गया था। तो प्रोविंशियल असेंबली थी, उसके द्वारा ब्रिटिश इंडिया के नुमाइंदे को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्ट किया गया, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था, डायरेक्ट नहीं था, इनडायरेक्ट इलेक्शन था इनका। और जो प्रिंसली स्टेट्स का रिप्रेजेंटेटिव था उसको नॉमिनेट किया गया था उस स्टेट के राजा के द्वारा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, ये पार्टी नॉमिनेटेड हो गई, क्योंकि ये पास जो प्रिंसली स्टेट्स था
उसने तो उसको नॉमिनेट किया है उस अपने रिप्रेजेंटेटिव को, और जो ब्रिटिश इंडिया था उसके जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको क्या है इलेक्ट किया गया था प्रोविंसेस के द्वारा, ठीक है, उन प्रोविंसेस की लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या होगी हमारी, पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी, ठीक है। तो अलोकेशन ऑफ सीट्स इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इन 1946 में कैसे थी, क्या थी, ठीक है। तो टोटल कितनी थी, 389 सीट हमने अभी देखा है, जिसमें से ब्रिटिश इंडियन प्रोविनेंसेस के लिए कितनी रखी गई, 292 सीट्स रखी गई, 4 रखी गई चीफ कमिश्नर प्रोविनेंस की, ठीक है। उस समय 4 चीफ कमिश्नर प्रोविनेंस थे, उनके प्रांत थे, तो उनकी 4 सीट होगी एक एक की। और ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस कितने थे, 11 थे, 1946 में 11 प्रोविंसेस थे और उनके लिए 292 सीटें रखी गई। और उस समय प्रिंसली स्टेट्स के लिए कितनी होगी, 93 सीट्स इनकी थी, ठीक है। तो ये था कैबिनेट मिशन का जो प्लान था, ठीक है। इनिशियली जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो बनेगी वो उसमें इतना सीट होना चाहिए, ठीक है। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट डिक्लेयर होता है तो उसके बाद में क्या है ये सारी चीज़ें बदल जाती है। तो फिर फाइनली कितने मेंबर रह जाते हैं इसमें, 299 मेंबर रह जाते हैं, 299, ठीक है। आफ्टर मुस्लिम लीग पाकिस्तान वाला मेंबर जो है वो से विड्रॉ कर लेते हैं तो 299 रह जाते हैं। तो फाइनली जो कितने हैं, 299 लोगों के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें से 70 लोग थे वो प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा नॉमिनेट किए गए थे, प्रिंसली स्टेट्स के 70 पीपल वर नॉमिनेटेड बाय प्रिंसली स्टेट्स, एंड जो बाकी बच गए इसमें से 229 वो क्या है, प्रोविंसेस के रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है। 70 प्रिंसली स्टेट के, तो ये फाइनली कितना रह जाएगा 70, एंड ये दोनों मिला के फिर कितना रह जाएगा 229, और टोटल कितना हो जाएगा 299, ठीक है। तो 90 कम हो जाएगी, जब पाकिस्तान अनाउंस कर देगा ना उससे अलग होना, तब ये 389 से कितनी रह जाएगी 299 90, तो 90 सीटें कम हो जाएगी, तो 90 सीटें की पाकिस्तान को चली जाएगी, ठीक। तो वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली काम कैसे करती थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है, अभी हम देखते हैं इसका। तो फर्स्ट मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की 9 दिसंबर 1946 को, इसकी पहली मीटिंग होती है। पहली मीटिंग में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट चुना जाता है, ठीक है। तो इनको क्या है, टेम्पररी प्रेसिडेंट चुना जाता है, किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा, ठीक है। तो ये एक एल्डेस्ट मेंबर थे, इसलिए फ्रेंच प्रैक्टिस फॉलो करते हुए उनको क्या है, हमने अपना टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। ये एक लॉ मेंबर थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, इनको चुना गया था, ये फ्रेंच प्रैक्टिस यानी कि ओल्डेस्ट मेंबर को ये चुना गया है, ठीक। फिर उसके बाद में 2-4 दिन बाद क्या है, परमानेंट प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के परमानेंट प्रेसिडेंट किनको चुना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है, ठीक है। इसके अलावा 2 क्या है इसमें वाइस प्रेसिडेंट चुने जाते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। पहले चुने जाते हैं वो अस्सी मुखर्जी साहब हैं, उनको पहले चुना जाता है, फर्स्ट जो वाइस प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के वो इन्हें चुने जाता है, ठीक है, अस्सी मुखर्जी को। दूसरा चुना जाता है परमानेंट है ये वी टी कृष्णमाचारी, ठीक है, ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ये दोनों को क्या है, वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा। इससे पहले एक टेम्पररी वाइस प्रेसिडेंट भी थे, उनके बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया जाता है, नेहरू के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। 13 दिसंबर 1940 को नेहरू जी क्या है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव करते हैं असेंबली में। फिर इसको क्या है आगे चल के पास किया जाता है यूनानिमसली, ठीक है। तो सभी लोग एक मत से इसको अडॉप्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को। तो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, इट लेड डाउन द फंडामेंटल एंड द फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। तो ये कि कैसा कॉन्स्टिट्यूशन हो उसकी फिलोसफी क्या है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में बताई गई है। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में। इसमें 8 पॉइंट के बारे में बताया गया है। तो पहला पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली declare its firm and solemn resolve to proclaim India as independent, sovereign
रिपब्लिक। तो ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो इंडिया को क्या है, सोवरन रिपब्लिक डिक्लेयर करती है, ठीक है, और वो अपने लिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है। पहला पॉइंट तो वो सोवरन बॉडी डिक्लेयर कर देती है इंडिया को, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का है वो है कि wherein the territory that now comprises the British India, the territory that now form the part of the princely state or other parts of India that are now outside India, and the states as well as other territories are willing to be constituted into the independent sovereign India shall be यूनियन ऑफ इंडिया। तो सेकंड जो पॉइंट है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का वो बताता है कि भारत की टेरिटरी क्या होगी, उसका एरिया क्या होगा। तो इसमें टेरिटरी में क्या हो सकता है, जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। यानी कि जो ब्रिटिश एरिया था उस समय का, उसके अलावा जो भी बाहर का भी है अंदर का भी है, जो भी ज्वाइन करना चाहता है, जितना बड़ा हो सके हम उतना बड़ा मानेंगे, ठीक है। जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है इसको। तीसरा जो पॉइंट था इसका कि वेयर इन दिस सेड टेरिटरी, यानी कि जो शामिल होगा इंडियन यूनियन में, वेदर देयर प्रेजेंट बाउंड्री और सच अदर may be determined by the constituent assembly and thereafter according to the law। तो ये जो टेरिटरीज आएगी उनकी जो बाउंड्री है वो या तो अभी वाली बाउंड्री है जो उनकी प्रेजेंट बाउंड्री होगी, या फिर उनकी जो बाउंड्री है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अभी या फिर बाद में डिटरमाइन कर सकती है लॉ के अनुसार, ठीक है। दे सेल पोजेस एंड रिटेन द स्टेटस ऑफ ऑटोनॉमस यूनिट टुगेदर विद रेजुडरी पावर्स एंड एक्सरसाइज ऑल द पावर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन accept such power and function as vested or assigned it to the union, ठीक है। तो ये बोलता है कि यूनियन गवर्नमेंट को जो पावर दी गई है उसके अलावा जो भी पावर है वो इनके पास लाई करेगी, उन टेरिटरीज के पास लाई करेगी, और रेजिडुअरी पावर है वो उन टेरिटरीज के पास लाई करेगी, ठीक है। जो स्टेट्स थे उनके पास लाई करेगी। ये ऐसा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बोला गया। चौथा पॉइंट बोला गया था कि जो पावर डिफाइन की गई थी कि पावर कहां से ले रहा है ये, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की पावर को डिफाइन किया गया है, वेर इन ऑल द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द all the power and authority of the sovereign independent India, its constituent part and organ of the government are derived from the people। तो ये जो पावर है वो लोगों से डिराइव हुई है, ठीक है। तो देश के मुल्क के लोगों से क्या है ये पावर डिराइव करता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। या फिर इसके जो सोवरेन इंडिया का जो पार्ट है या फिर कोई भी चीज़ है वो सारी पावर है वो इसी से ड्राइव हुई है, लोगों से ड्राइव हुई है। पांचवा पॉइंट बोलता है कि वेर इन सेल बी गारंटीड एंड सिक्योर टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया जस्टिस, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस लोगों को दिया जाएगा, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस प्रोवाइड की जाएगी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, एंड बिफोर द लॉ। तो आर्टिकल 14 क्या बोलता है, देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आर्टिकल 14 से 18 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या है, राइट टू इक्वलिटी से रिलेटेड है। आर्टिकल 19 क्या है, फ्रीडम ऑफ थॉट है। तो वो इसमें बताया गया है कि लोगों को क्या है सोशो इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस दिया जाएगा, उनको क्या है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस प्रोवाइड की जाएगी, फ्रीडम ऑफ थॉट दिया जाएगा। फ्रीडम ऑफ थॉट होगी एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, जो आर्टिकल 25 से 28 के आर्टिकल हैं वो सब इसमें बताया गया है, ठीक है। सब्जेक्ट टू द लॉ एंड पब्लिक मॉरलिटी, जो फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे ये लोगों को वो क्या है, वो एब्सोल्यूट नहीं है, उन पे क्या है कुछ एक रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं बेस्ड अपॉन द लॉ सोवर्निटी एज वेल एज पब्लिक मॉरलिटी के आधार पर उन पर क्या है रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। तो सिक्स्थ पॉइंट था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का, वो क्या था, सेफगार्ड प्रोवाइड किया जाएगा किस किस को, माइनॉरिटीज को, बैकवर्ड क्लासेस को, ट्राइबल एरियाज को, डिप्रेस्ड एंड बैकवर्ड क्लासेस को सेफगार्ड प्रोवाइड किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में। सातवां जो पॉइंट था, वेरिन शैल बी मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द टेरिटरी ऑफ द रिपब्लिक, जो इंटीग्रिटी है देश की वो बनाई रखी जाएगी, जो रिपब्लिक है हमारी उसकी क्या है इंटीग्रिटी को बनाए रखा जाएगा। इसका सोवर्जन राइट ऑन द लैंड, सी एंड एयर उसको मेंटेन किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द जस्टिस एंड लॉ ऑफ द सिविलाइज्ड नेशंस। एंड आठवां जो पॉइंट बोला गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, वो बोला गया कि द एंशिएंट लैंड अटेन इट्स राइटफुल एंड ऑनर्ड प्लेस इन द वर्ल्ड, जो हमारा प्राचीन
भारत की जो भूमि है वो क्या है, हमारा जो वर्ल्ड में जो राइटफुल प्लेस है वो हम क्या है अटेन करेंगे, एंड मेक इट्स फुल एंड विलिंग कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड। तो उसमें हम अपना जो अभी राइटफुल प्लेस लेके हम क्या है वर्ल्ड पीस को प्रमोट करेंगे, लोगों की ह्यूमैनिटी को प्रमोट करेंगे, ये इसमें बोला गया। ठीक है, तो ये 8 पॉइंट थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। एक बार दोबारा देख लेते हैं कौन कौन से थे। पहला पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली खुद को, इंडिया को क्या है वो सोर्जन डिक्लेयर करती है। दूसरा पॉइंट है वो टेरिटरीज को बताया गया है, टेरिटरीज कोई भी हो सकती है जो ज्वाइन करना चाहे भारत को। ठीक है, एंड जो वो टेरिटरीज होगी उनको क्या है फिर कैसे गवर्न होगी उनके बारे में बताया गया है तीसरे पॉइंट में, और उनका जो रेजोल्यूटरी पावर है वो टेरिटरीज के पास लाई करेगी। एक्सेप्ट यूनियन गवर्नमेंट की जो पावर है वो अलग होगी उनके अलावा। ठीक है, उसमें फिर पावर बताया गया है, पावर का सोर्स है वो लोगों में लाई करती है, पावर एंड अथॉरिटी। एंड पांचवा पॉइंट है वो बताया गया है कि लोगों को कौन कौन से राइट्स हैं वो दिए जाएंगे। छठा पॉइंट है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का है कि वो सेफगार्ड दिया जाएगा माइनॉरिटीज़ को, बैकवर्ड क्लासेस को, ठीक है, ट्राइब्स को। एंड सातवां है वो जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन करनी है हमें। एंड आठवां जो पॉइंट है कि जो हमें क्या है राइटफुल प्लेस लेना है वर्ल्ड कम्युनिटी में। दिस रेजोल्यूशन वाज यूनानिमसली अडॉप्टेड बाय द असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947 को इसको अडॉप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो चेंजेस इसके बाद में क्या है, चेंजेस होते हैं कुछ चेंजेस हमने देखे थे कि कौन बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो इंडिपेंडेंस इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 अनाउंस करती है, जिसके बाद में चेंजेस होते हैं। ठीक है, जिसमें पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है, और इससे जो है हमारी जो भारत की है जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उससे कुछ लोग 389 से घट के 299 रह जाते हैं, 389 से 299 रह जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो मेंबर थे वो बाहर चले जाते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से। असेंबली वाज मेड, इस एक्ट के द्वारा असेंबली को क्या है एक फुल्ली सोर्जन बॉडी बना दिया जाता है। पहले तो जो 1940 में जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई थी तो वो ब्रिटिश की दया पे थी। ठीक है, उनके कहने पे बनाई गई थी। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन की सोर्जनिटी थी उस टाइम पे, परंतु इस